सवाल ये आ रहा है कि इतना डिविडेंड जा कहाँ पे रहा है और कंपनी री इन्वेस्ट क्यों नहीं करे। री इन्वेस्ट नहीं करेगी तो आगे नहीं बढ़ेगी। 15 मिनट्स के अंदर हमें लॉयर का कॉल आया जो मैंने उठाया नहीं। उसने मेल डाला, फिर कॉल करता रहा। उस टाइम L&T में जो टॉप मैनेजमेंट लोग थे उनमें से किसी ने धीरूभाई अंबानी को कन्विंस किया कि आप शेयर खरीद लो एक साइड से, ताकि वो ना खरीद, ताकि कोई और ना खरीद सके। पता चला कि कुछ ONGC के लोगों को कंपनी ने कुछ ब्राइब दी थी। ओके, यस, कुछ लोगों को पहले से ही पैसा दिया गया था फॉर लिस्टिंग एंड दे आर इन्वॉल्व्ड। राइट। सो प्रसाद भाई, वेलकम। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं कह रहा हूँ कि अपन इन्वेस्टिंग के स्पेस में यू बीन अराउंड, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं खुद एंड यू बीन डूइंग इन्वेस्टिंग फॉर अ व्हाइल, लेकिन आप कंटेंट भी क्रिएट करते हैं। यू गेट इनटू द रिसर्च। जैसे हमारा एक रिसर्च का तरीका है, आपका एक रिसर्च का तरीका है। राइट। जैसे आप कंपनीज पे रिसर्च करते हैं, लिस्टेड, अनलिस्टेड, अबाउट टू बी लिस्टेड, IPOs। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ, एक डायरेक्शन है आपके कंटेंट की अबाउट फ्रॉम द अदर वंस। तो मैं इस डिस्कशन में आई वुड लाइक टू गो टू दैट डायरेक्शन वेयर, क्या आपने जब सामने से कुछ होते हुए देखा है, वेयर यू फाइंड दैट कि रेगुलेटर ने बोला आज, दैट्स वन थिंग, बट देयर इज अनदर थिंग दैट अभी तक सामने नहीं आई है, बट दैट इज ऑब्वियस, यू कांट से इट, शायद मे बी कैन, बट वो है, उसमें कुछ ना कुछ खामी तो है, गलती तो है, गैप तो है, ग्रे एरिया है, राइट, या डार्क एरिया है, कुछ मर्जी कह लें। तो जब कंपनी IPO लेके आने की कोशिश कर रही होती है, उसके ऊपर भी प्रेशर होता है, राइट, और पैसा चाहिए मार्केट से। दूसरा, जो अंडरराइटर्स होते हैं या एक तरह से सेल्स एजेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि IPO आप लेके आइए सर, मार्केट आपको पैसा देने को तैयार बैठी है, तो उनके बहकावे में भी आते हैं। एंड तीसरा, उनके खुद के अपने एक हिडन इंटरेस्ट होते हैं ये चीज़ों के लिए। दे पीपल, प्रमोटर्स हैं जो, या खुद के शेयर होल्डर्स हैं, वो अपना एग्जिट करना चाहते हैं, तो उनको भी एक रास्ता मिल जाता है। राइट। सो 2 या 3 एडवांटेजेस हैं कंपनी के लिए। अभी इसमें मैंने सब एडवांटेजेस में रिटेल का नाम नहीं लिया, राइट, बिकॉज दैट इज नॉट द फॉरमोस्ट थिंग। राइट। वो बाद में पता लगेगा कि वो किस तरह से उस कंपनी को बिहेव करता है, या कंपनी किस तरह से बिहेव करती है, एंड स्टफ लाइक दैट, एंड इट टेक्स इयर्स फॉर दैट कंपनी टू मेक अ मार्क जनरली। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन एग्जाम्पल दैट यू फील कि जो कि आपने सामने से देखा, रिसर्च किया, एंड दैट टुक यू अवे कि यार ये क्या देख रहा हूँ मैं। ओके, अगर मैं IPO मार्केट की बात करूँ तो ऐसी कई सारी कंपनी, बिकॉज हर IPO का हम रिव्यू निकालने की कोशिश करते हैं, बताते हैं सबको, और उसके चक्कर में कई सारी लीगल नोटिसेस भी आई है। तो एक कंपनी का नाम बता दो जिसमें पहले इसमें केस में मैं नाम नहीं लूँगा। तो दिस इज़ अ कंपनी जिसका IPO 2021 में आया, और काफ़ी अच्छा कोविड के बाद बुल रन चल रहा था। वन थिंग वी ऑब्जर्व इन द कंपनी इज़ कि कंपनी की मैनेजमेंट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी प्रॉब्लम है। जहाँ पर कोई चीज़ देकर कंपनी के, मतलब सेम चीज़ कंपनी के कंपटीटर्स बेच रही है, वो पैसा नहीं कमा पा रहे, सेम चीज़ ये कंपनी बेच रही है, पैसा कमा रही है, और बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी आस्क्ड देम। हमारी एक PR एजेंसी थी, उन्होंने डायरेक्ट मीटिंग करवाई। मतलब एक कई सारी एजेंसीज होती है, IPO से पहले वो क्रिएटर्स को कनेक्ट करके देती है। अच्छा। सो दैट वाज आवर लास्ट मीटिंग थ्रू दैट PR एजेंसी, बिकॉज देन दे फोर्स्ड अस कि चलो यही बात करो। तो हमने बात की, और बातों बातों में फिर हमने ये पूछा कि आप ऐसा क्या करते हैं कि वो नहीं कर रहे। सो वो थोड़ा उनका जवाब हिल गया। तो एंड द कंपनी वॉज इमेंसली प्रॉफिटेबल। मेरा अगला सवाल, फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स को हमने देखा। तो हम 2-3 लोग बैठते हैं, तो जब DRHP चेक करते हैं ना, तो हम बहुत डिटेल में जाते हैं, पर्टिकुलरली क्या हो रहा है मैनेजमेंट के, तो बहुत डिटेल में। अच्छा। हमने देखा कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो फादर हैं, उनको एक बहुत बड़ी पेमेंट जा रही है, अराउंड 80 लाख रुपीज़। तो हमने पूछा कि 80 लाख रुपीज़ आपके पेरेंट को जा रहे हैं, रिलेटेड पार्टी है? तो बोले हाँ। काम क्या करते हैं वो? बोले एडमिन है। तो हमने सोचा ऐसे कौन से एडमिन है कि जिनको कंपनी 80 लाख रुपीज़ पे कर रही है, जबकि कंपनी इतने बहुत बड़े स्केल पे है नहीं। एंड यू आर रेजिंग द मनी फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स, पैसा है नहीं। हाँ। देन इनकी भाभी जी को पैसा जा रहा है। ओह, ठीक है। और कई सारे रेंटल फाउंडर्स को जा रहे हैं कंपनी की तरफ से। तो उससे जब हमने सवाल पूछे तो हमें बोला गया कि ठीक है, यहीं पर हम रुक जाते हैं। एंड हमने इस चीज़, दोस्ती बनी रहे। हाँ, दोस्ती बनी रहे। बीच में PR एजेंसी थी जिन्होंने कनेक्ट किया था कि चलो और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमने इस पर वीडियो बनाया, वीडियो डाला हमने शाम 7:30 बजे। लोगों को सब ये बताया कि यही रेड फ्लैग्स है। ठीक है। कंपनी, that time you took the name of the company? Yes, okay. I took the name। हम सब कुछ डाला। मुझे आधे घंटे के अंदर जो बीच में PR एजेंसी, उसका कॉल आया। उन्होंने बोला वीडियो डाउन करो। ये क्या कर दिया आपने? तो वही है कि उन्होंने कहा कि हमने तो आपको कनेक्ट कर दिया। मैंने बोला देखिए, आपने कनेक्ट कर दिया ताकि बेटर इन्फॉर्मेशन हम तक मिल सके और उनकी भी एक मार्केटिंग हो सके।
अच्छी चीज़ थी तो अच्छी चीज़ बोलेंगे, नहीं है तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज हमारी तो पॉलिसी है कि जब भी हम IPO रिव्यू बनाते हैं वी डोंट टेक मनी फ्रॉम द ब्रांड, स्पॉन्सर हमारा कोई अलग रहता है, हाँ. कोई और ब्रांड रहता है, हाँ. तो उसकी वजह से फिर वो बोले कि डाउन करो, फिर हमने नहीं किया। 15 मिनट्स के अंदर हमें लॉयर का कॉल आया जो मैंने उठाया नहीं, उसने मेल डाला और पर फिर कॉल करता रहा, तो फिर एक बार उठा लिया तो बोला कि नहीं आपको वीडियो डाउन करना पड़ेगा, आई एम टेकिंग दिस रिस्क। हमने बोला कि यार ये लीगली, बिकॉज दे हैव द पावर, उनके पास पैसा है, वो तो खेलते रहेंगे, हमारे पास आगे भी करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैंने बोला ठीक है आई एम टेकिंग द वीडियो डाउन। तो वीडियो डाउन हो गया। कंपनी के IPO को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला क्योंकि इन सवालों के जवाब तक किसी ने जाने की कोशिश नहीं की, ऊपर से सारी चीज़ें PR बड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। बट आपके पास फैक्ट्स थे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन, बट फैक्ट्स ऐसे थे कि जो बहुत डेप्थ में जाके निकाल, मतलब डजंट मैटर, या बट चलो वकील का तरीका होता है। हाँ, जिन लोगों ने मतलब शुरुआत के 1-1.5 घंटे में जो 16-17 हज़ार लोगों ने वीडियोस देखे, हाँ, वो शायद उनकी बचत हो गई। तो बाकी जो लोग हैं दे इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी एंड नाउ दैट कंपनी स्ट्रगलिंग। कंपनी इस तरह से स्ट्रगल कर रही है कि अभी प्रॉफिट तो दिखा पा रही है लेकिन कैश फ्लो में नहीं आ रहा है पैसा। अभी रिवेन्यू प्रॉफिट भी बढ़ना बंद हो गया, ठीक है, अभी प्रॉफिट भी नहीं बढ़ रहा है, और आपका जो प्रॉफिट दिखा रहे थे, मेरे को वही डाउट था मुझे कि प्रॉफिट तो आएगा शायद इनका दिखाने के लिए, बट ये कैश फ्लो में नहीं दिखा पाएंगे। कौन सी एक्टिविटी में दिखाएंगे, अगर दिखाएंगे भी तो? हाँ, तो जो कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है इट्स नेगेटिव एंड कंपनी नॉट, तो ऑफकोर्स आगे चल के कंपनी के लिए दिक्कतें हैं। अभी शेयर प्राइस डगमग गई है, लोगों के पैसे भी लॉसेस में जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। सो दिस आर वेरी कॉमन। तो बट एक और चीज़ जो मैंने रिसेंटली देखी है कि अभी सेबी ने JM फाइनेंशियल्स पर एक्शन लिया है कि वो सिक्योरिटीज़ के बेसिस पर लोन नहीं दे सकते। इसमें जो हमने थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश की तो एक रीज़न ये सेबी को ये लगता है कि इस चीज़ की वजह से, जिस तरह से ये सिक्योरिटीज़ रख कर पैसे लिए जा रहे हैं ना, इससे काफ़ी सारे IPOs की शायद सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ाया जा रहा है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। मतलब देखिए क्या होता है ना कि सब्सक्रिप्शन का ना बहुत बड़ा रोल होता है। हमने एक डेटा एनालाइज किया और हमें ये पता चला कि अगर कोई भी IPO अगर पहले 2 दिन में 8 to 9 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है, मेन बोर्ड IPO की मैं बात कर रहा हूँ, 8 to 9 टाइम से अगर कोई भी IPO ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो उसके लिस्टिंग गेन के चांसेस आर मोर देन 95%। ओके, हिस्टोरिकलाइज अब तक का जितना भी आप देखेंगे उतना। तो अब बहुत सारी जो मेन बोर्ड IPOs हैं उनका अभी हमने देखा LIC के केस में नहीं हो पाया, तो आपको गेन नहीं मिला। पेटीएम के केस में हुआ, आपको नहीं गेन मिला। SBI कार्ड के केस में हुआ, नहीं गेन मिला, बिकॉज सब्सक्रिप्शन आपका सफिशिएंट था ही नहीं। करेक्ट। सो अब कई सारे रेगुलेटर्स को ये लग रहा है कि देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ थिंग जहाँ पर आप जो इन्फ्लेट करो और इसीलिए अभी सेबी कई सारी फाइनेंशियल जो लोन देते हैं सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में उन लोगों तक, क्योंकि उसमें कुछ बार मतलब ये भी पाया गया कि JM फाइनेंशियल ने कुछ सिक्योरिटीज़ जो है वो लॉस पर बेची है टू द थर्ड पार्टी, जिसमें सेबी का ये डाउट था कि शायद यहाँ पे यही एक रीज़न होगा कि सब्सक्रिप्शन इन्फ्लेट करो चाहे शॉर्ट टर्म में लॉस हो ना हो। तो आई थिंक दिस आर द थिंग्स दैट सेबी इज लुकिंग इनटू। ये चीज़ें सामने से दिखती है। हाँ, ये चीज़ें सामने से देखती है, बट क्या है ना कि एक आम लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि कंपनी की बस जब भी एनालाइज करते हैं तो प्रॉफिट देखेंगे, ज़्यादा रेवेन्यू देखेंगे और सब्सक्रिप्शन देखेंगे, बट देयर इज लॉट गोइंग बिहाइंड। तो उस पर भी थोड़ा डीप में जाने की जरूरत। 2 या 3 चीज़ें जो कि थोड़ा सा बंदा डीप जाने को तैयार हो लेट्स से, अगर उसने अपना पैसा अच्छा मेहनत वाला लगाना है, 2 लाख रुपए की पूरी सब्सक्रिप्शन करनी है उसने, तो 2-3 चीज़ें ऐसी क्या देखे जो कि जनरली एक इन्वेस्टर बिफोर गेटिंग इनटू द मार्केट, यू गेटिंग इनटू दैट शेयर, राइट, नहीं देखता। तो मेरे हिसाब से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपको देखनी चाहिए, जो इसे CFO कहते हैं। CFO कितना होना चाहिए, तो जो आपका प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट उसके ±20% होना चाहिए। सो CFO वाला रूल बैंकिंग और NBFC के लिए अप्लाई नहीं होता है, बट बाकी कंपनीज में आप ये करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि व्हाट इज द प्रॉफिट कंपनी जनरेटिंग, वो कैश में तब्दील हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी क्या है ना कि प्रॉफिट इज़ ईजी टू मैनिपुलेट, क्योंकि इंडिया में जो मतलब इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में मेजॉरिटी टाइम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रूल फॉलो किया जाता है वो तो यही है कि इनवॉइस आपने रेज किया तो आपने रेवेन्यू नोट डाउन किया। करेक्ट। अब पैसा आया नहीं आया वो अलग बात है। तो मतलब तो बहुत सारी कंपनीज ने ये किया है, हिस्टोरिकली पकड़े गए, चाहे सत्यम उसमें हो, कई सारी कंपनीज है। तो पकड़ने का ईजी एक तरीका यही है कि अगर कंपनी प्रॉफिट बता रही है, ग्रोथ बता रही है, तो आपका काम ही ये वेरीफाई करना कि सही में वो कैश में तब्दील हो रहा है नहीं हो रहा है, और वो चीज़ आप CFO से करो। सो दैट इज़ द वन बिग थिंग। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली के एक्चुअल कोर काम यस कंपनी का क्या है, उससे कितना पैसा कमा रही है वो। प्रसाद भाई, हाउ वुड समबडी नो कि यार इसने रेवेन्यू तो लिख दिया
पर इसका पैसा आया है नहीं आया है, तो इसमें जो आया है पैसा वही लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा। तो रियल मनी आपको पता चलेगा कि सही में आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर कंपनी अगर आगे पीछे। देखो क्या है ना कि जो कंपनीज कई बार मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उनका CFO बहुत ये होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, अचानक से बहुत ज़्यादा आएगा, अचानक से बहुत कम आएगा, बीच बीच में नेगेटिव आया तो दैट इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग। ओके, ठीक है, बट ±20% के आसपास ही होना चाहिए। आप कोई भी बड़ी बड़ी अच्छी खासी कंपनीज देखते हैं, सो दे मेंटेन दैट, क्योंकि उनका क्लियर है। ठीक है, क्या अगर लेट्स से मैं 5 साल का या 3 साल का देखूं CFO DRHP में, और अगर मान लो कि 100 करोड़ कमाया, 5 करोड़ कमाया, 100 करोड़ कमाया, तो अगर हाइपोथेटिकली विदाउट जस्ट रिजेक्टिंग बेस्ड ऑन दिस, अगर मैं उसी सेक्टर की जो और लिस्टेड कंपनी उसी दौरान उनका फ्लक्चुएशन चेक करने जाऊं और अगर मुझे सिमिलर पैटर्न मिले, हाँ, देन आई कैन ट्रस्ट, ये देन यू कैन ट्रस्ट। बट क्या ना कि CFO का सिंपल सा ये है कि मतलब ये पैटर्न वाइज आपको नहीं दिखेगा। अच्छा, जो कंपनीज गड़बड़ वाले हैं ना, वो आप सीधे उसे अलग कर सकते हैं। ओके, बिकॉज ठीक है, पैटर्न में ठीक है, ±20 का ±30 हुआ, ठीक है, लेकिन कुछ कंपनीज में ये होता है कि अचानक CFO पॉजिटिव चल रहा है, अचानक नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें एक और चीज़ है कि पर्टिकुलरली कई सारी कंपनीज है जो जस्ट IPO से पहले ना अचानक अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बताती है, ये अचानक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाती है जस्ट बिफोर IPO, इनके रेवेन्यूज भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे टाइम इफ यू चेक द CFO यू विल गेट द रियलिटी। तो उस टाइम आपको ये पता चलेगा कि ये सही में बढ़ रहा है या फिर दिखाने के लिए बढ़ रहा है। बिकॉज देखो, किसी भी कंपनी को अगर IPO लाना है, सो कंपनी तो यही चाहती है कि बेटर से बेटर वैल्यूएशन पे आए, और बेस्ट टाइम में, बुल मार्केट में लोगों को कन्विंस करना है। तो बहुत ज़्यादा अचानक मैं देखता हूँ बहुत सारी कंपनीज जो रिसेंटली IPO लाए हैं, अचानक से IPO के टाइम में इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। तो इसका सीक्रेट मुझे नहीं पता, बट बहुत सारे टाइम अगर मैं CFO देख लेता हूँ तो मुझे एक रियलिटी पता चल जाती है कि बिजनेस सही में बढ़ रहा है या फिर ये बस ये टेम्पररी ये है कि। और मैंने ये भी देखा है कि 2016, 17, 18 में IPOs आने वाली कुछ कंपनीज ऐसी थी जिनके प्रॉफिट एंड रेवेन्यू और प्रॉफिट अचानक बढ़ गया IPO के टाइम, बाद में नहीं बढ़े। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए कि ठीक है IPO लाना है, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन लाना है। अच्छा, एंड उसके लिए प्रेशर है। अगर कंपनी में प्राइवेट इक्विटीज़ है, वेंचर कैपिटल है, तो उनका प्रेशर है कि हमें एग्जिट चाहिए, बेटर एग्जिट चाहिए, बेटर प्राइसिंग चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ को नहीं मिला, दैट्स अनदर थिंग, बट प्रेशर है। और कंपनीज आर नॉट रेडी टू सॉर्ट ऑफ सी। देखो, मतलब 2-3 ही ग्रुप है, HDFC ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, विच आर रेडी टू, मतलब लोगों के फायदे के लिए भी होते हैं IPO, कुछ कम ग्रुप लाते हैं। मैं केविट पकड़ूँ यहाँ पे, मान लेते कि अगर वो कंपनी इज वर्किंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट जस्ट बिफोर देयर IPO, अगर IPO के आने से 2-3 साल पहले मेक श्योर करें कि आता रहे फ्रॉम कंपनीज एंगल। अब मैं ऑब्जेक्टिव में बाद में जाऊंगा कि वो एक डिस्कशन करेंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्यों वो रेज कर रहे हैं। बट अगर वो कंपनी सच में IPO लेके आना चाहती है, इंटेंशन अभी नहीं पता लगेगी, सिर्फ मैं इस नंबर को देखूँ अगर, राइट, तो वो गलत क्या कर रही है? देखिए, गलत ये है कि अगर आप इसकी बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ा रही है, उससे में ग्रोथ बढ़ा रही है जेन्युइनली, अब पता थोड़ी है कि जेन्युइन है या नहीं। हाँ, मतलब देखिए, जेन्युइनली बढ़ा रही है तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो मेरा प्रॉब्लम इसी चीज से है कि अगर आपकी कैश नहीं तब्दील हो रही, कैश में बिजनेस नहीं तब्दील हो रही, अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी एंड कैश फ्लो इज और कुछ तो भी है। ठीक है, फॉरगेट ऑन दैट। तो मेन इज द थिंग कि फ्री कैश फ्लो आपका कितना बन रहा है। करेक्ट, ठीक है, आपका धंधा अगर आपको सही में चेक करना है, अगर आप वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर को देखते हैं तो उनकी वैल्यूएशन टेक्निक जो है DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वो भी इसी पर है कि फ्री कैश फ्लो आपका कितना जनरेट हो रहा है, वही मैटर करता है अल्टीमेटली। हम इंडियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं प्रॉफिट को, बट प्रॉफिट से ज़्यादा कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट अंडररेटेड चीज़ कह सकते हैं आप पूरी फाइनेंशियल मार्केट में। या फिर जब भी आप एनालाइज करते हैं तो आप देखिए, हर कोई बैलेंस शीट की बात करे, कोई मूवी में भी ऐसा कोई चीज़ है कि कंपनी की बात होती है तो दे टॉक अबाउट बैलेंस शीट, तो लोगों को लगता है हाँ कुछ कंपनी की बात कर रहे हैं, दे नेवर टॉक अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो इज वेरी अंडररेटेड यार, सीरियसली। या तो P&L देखेंगे, हाँ, या बैलेंस शीट देखेंगे, या बैलेंस शीट देखेंगे, एसेट्स देख लें, लायबिलिटी, बस बड़ा कुछ है। तो इसीलिए क्या है ना कि लोगों को ये नहीं पता कि इसे एनालाइज कैसे करना है, चीज़ें कैसे देखनी है। और कैश फ्लो सबको कई सारी चीज़ें पता चलती है, जैसे कि अभी एक और कंपनी है वेदांता। सो इफ़ यू एनालाइज दैट, तो जितना प्रॉफिट है लगभग उससे भी ज़्यादा कई बार वो डिविडेंड दे देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, लॉट्स ऑफ पीपल जो वीडियो देख रहे होंगे दे आर इन्वेस्टेड इन वेदांता, बट व्हाट वेदांता इज डूइंग, इनकी एक और कंपनी हिंदुस्तान जिंक, जिसे इन्होंने अच्छे खासा स्टेक खरीद लिया, इसमें भी सेम पैटर्न है। जितना प्रॉफिट आता है तो कैश फ्लो में आप देखेंगे उससे ज़्यादा का डिविडेंड जा रहा है। तो सवाल ये आ रहा है कि इतना डिविडेंड जा कहाँ पे रहा है और कंपनी री-इन्वेस्ट क्यों नहीं करे? री-इन्वेस्ट नहीं करेगी तो आगे नहीं बढ़ेगी। एग्जैक्टली। तो इनकी एक पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेस, ओके, कि इस पर कुछ $13 बिलियन का डेट है।
1 लाख करोड़ से ज़्यादा। इसको रिपे करने के लिए दोनों कंपनीज अभी काम कर रही है। अच्छा, तो पैसा आएगा। तो इसमें सवाल ये है कि रिटेल इन्वेस्टर का कि इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी, आपका ये गोल होना चाहिए कि कंपनी एटलीस्ट 13-14% का रिटर्न आपको दे। वो तभी आएगा जब 13-14% से बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन बिजनेस का फोकस तो कुछ और ही है। बिजनेस का फोकस मतलब लोगों को लग रहा है मुझे डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड आपके लिए नहीं लाया जा रहा है, वो किसी और का कर्जा चुकता करने के लिए लाया गया है। या खुद प्रमोटर्स भी तो दे हैव अ ह्यूज स्टेक। यस, तो उनको भी फायदा है। डू यू थिंक कि चलो एक तो CFO हो गया, चलो बिफोर आई जंप टू दैट क्वेश्चन, एनी अदर थिंग दैट DRHP में देखना है किसी को? DRHP में अपार्ट फ्रॉम अगर मैं CFO देखूँ तो आई लुक एट द मैनेजमेंट। ओके, आई लुक एट द मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हर किसी को ये पॉसिबल, बिकॉज ये देखिए मतलब एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव। कैश फ्लो अगर क्वांटिटेटिव है इजीली किया जा सकता है। Correct. मैंने बता दिया, आपने कर लिया, दैट्स इट। क्वालिटेटिव थोड़ा टफ है, टफ इन द सेंस कि मैनेजमेंट को परखना कैसे है। तो क्या है ना कि वो मैच्योरिटी भी बहुत मैटर करती है। एक टाइम ऐसा आता है कि आप फाउंडर की 4 लाइनें सुन के पता कर सकते हैं कि फाउंडर जेन्युइन है या फिर नहीं। ओके, ठीक है, कि किस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो मतलब लाइक व्हाट आई विल टेल यू कि इसमें भी आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। सो देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के पार्ट्स बनाती है। और बहुत सारे लोग गेस कर लेंगे, अगर गेस कर लेते तो कमेंट कर दीजिए। इन कंपनी के मैं कॉन्फ्रेंस कॉल सुनता हूँ, तो कंपनी का मैनेजमेंट हमेशा कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो रेड फ्लैग। एंड ठीक है, आपने अगर मान भी लिया, आपने भरोसा कर लिया कि ठीक है बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें कभी भी रियलिटी में तब्दीली नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड, जो मेरे हिसाब से जो मैनेज ईयर ऑन ईयर बेसिस, या ईयर ऑन ईयर बेसिस बातें हैं सिर्फ ये बातें, तो ये आपको वेरीफाई भी करनी पड़ेगी। तो ये मेरे लिए मैनेजमेंट एनालिसिस का एक बड़ा फैक्टर है कि वो क्या बोल रहे हैं और अगले 2 क्वार्टर में कितना रियलाइज हो रहा है। तो बहुत सारी कंपनी का ऐसा मैनेजमेंट है कि जो मतलब सीधा आके बोलते हैं कि ये हमसे गलती हुई है, ये ऐसा ऐसा है, और इस साल हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस साल ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा बिकॉज ये हमारे लिए ये स्ट्रगल्स है। सो अभी 12th फेल मैं देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि ही गॉट सिलेक्टेड बिकॉज ऑनेस्टी वॉज अ बिग फैक्टर। तो सिमिलरली जब आप मैनेजमेंट एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो आपका एक मेन गोल ये होना चाहिए कि ऑनेस्टी। बिकॉज अगर आप एक अच्छे फाउंडर हैं, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं पर्टिकुलरली ये नहीं देखूंगा आपके फिलहाल प्रोडक्ट्स क्या है, मैं फिलहाल ये देखूंगा कि आपकी नीयत कैसी है। क्योंकि अल्टीमेटली कल जाके अगर वो प्रोडक्ट खराब भी परफॉर्म करने लगे तो आप कुछ ना कुछ बिजनेस में पिवोट करोगे, कुछ चेंजेस लाओगे, और वो अगर आपकी नीयत सही है तो आप यू विल मेक श्योर कि मेरे कस्टमर्स और मेरे इन्वेस्टर्स के साथ मुझे हमेशा सही करना है। दे हैव ट्रस्टेड मी, सो आई विल डू माई बेस्ट कि मैं उनको कुछ बेटर आउटपुट दूँ। तो इसीलिए फिर मतलब लिसनिंग टू द कॉन्फ्रेंस कॉल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब अगर आप किसी भी कंपनी का नया IPO आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, तो बेटर, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि Paytm का IPO, ठीक है, हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता चल गया था कि इट इज़ ओवर वैल्यूड, बट मधुर देवरा द CEO ऑफ Paytm, ही सेड कि हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिला रहे हैं इस IPO को, हम चाहते तो इस प्राइस को काफ़ी ऊपर रख सकते थे, ये कहा और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हम इसे डिस्काउंट में रख सकते हैं। तो दैट टेल्स द होल स्टोरी, दैट टेल्स अ लॉट एक्चुअली, राइट। तो ये कहने की जरूरत थी नहीं, कोई नहीं कहता, अगर कुछ कह रहे हो तो समथिंग एल्स इज कुकिंग बाय। यस यस। अच्छा, जब एक कंपनी लिस्ट हो जाती है, डू यू थिंक कि मैनेजमेंट का फोकस अब डिवाइड हो जाता है? पहले वो अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट्स, अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ ध्यान दे रहे थे, अपने कस्टमर्स को भी ध्यान दे रहे थे। अभी एक नया एंटिटी आ गया है, इन्वेस्टर्स, शेयर प्राइस, स्टॉक मार्केट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कॉम्पिटिशन, सेक्टर एनालिसिस, राइट, ये सब चीज़ें आ गई है। अब कंपनी ग्राउंड में खेल रही है, पहले अपने घर पे खेल रही थी। तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो डिसाइड करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी प्ले में आ जाते हैं, उनका ध्यान अब ज़्यादा प्राइस की तरफ, शेयर प्राइस की तरफ जाता है कि हमारा शेयर प्राइस नहीं हिलना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो वो टच नहीं होना चाहिए। डू यू थिंक दैट? देखिए, इसमें भी इट डिपेंड्स ऑन दी फाउंडर्स और काफ़ी सारे लोग जो मैनेजमेंट में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। L&T के चेयरमैन थे AM नाइक, मिस्टर AM नाइक, एक लेजेंडरी पर्सन है, और इन पर एक काफ़ी अच्छी किताब भी लिखी गई है, द नेशनलिस्ट, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से उन्होंने वो डिसीजन लिया। उन्होंने एक कंपनी छोड़ दी थी, कोई बॉयलर, नेस्टर बॉयलर में वो काम करते थे, जस्ट बिकॉज कि उनसे सीनियर एक पर्सन थे, उनसे कंपनी के फाउंडर्स सही से बात नहीं करते थे, मतलब बदतमीजी करते थे। ही डिडंट लाइक द कल्चर, ही लेफ्ट एंड जॉइंड L&T। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, इंजीनियर से, जूनियर इंजीनियर से 2-3 साल वहीं पर रहे, और फिर सबसे फास्ट जो
मैनेजरियल ग्रोथ होती है किसी की, वो L&T की हिस्ट्री में उनकी हुई थी. ओके. ही बिकेम CEO. 1995 के करीब हुआ ये कि कोई छाबरिया करके पर्सन थे फ्रॉम दुबई. अच्छा. छाबरिया समथिंग, जहाँ तक मुझे याद है. तो उन्होंने क्या किया कि ही वांटेड टू बाय L&T बिकॉज L&T वाज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट और बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी थी. अच्छा. और L&T में क्या है ना कि L&T के जो फाउंडर्स थे, लार्सन एंड टुब्रो, मतलब एक लार्सन और एक टुब्रो, तो दोनों भी बाहर कंट्री से आए थे और उन्होंने शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल की, तो काफ़ी सारी इक्विटी उन्हें बेचनी पड़ी. अच्छा. तो इट वाज लाइक मतलब आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ड्रिवन कंपनी, मैनेजमेंट ही चला रहा था, स्टेक किसी के पास ज़्यादा था नहीं. तो इट्स मिस्टर छाबरिया जो है, ही वांटेड टू एक्वायर. ओके. बट AM नाइक वाज लाइक, उनका था कि मुझे नहीं करना है बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शेयर प्राइस. राइट. आई एम इंटरेस्टेड कि मेरा बिजनेस ग्रो होता रहे. करेक्ट. देन उन्होंने, मतलब उस टाइम L&T में जो टॉप मैनेजमेंट लोग थे, उनमें से किसी ने धीरूभाई अंबानी को कन्विंस किया कि आप शेयर खरीद लो एक साइड से, ताकि वो ना खरीद, ताकि कोई और ना खरीद सके. लेकिन बाद में धीरूभाई को ही लगा कि चलो हम ही खरीद लेते L&T को. तो इनका जो प्लान था वो ऑफ हो गया, कोई और डायरेक्शन में चला गया. देन मुकेश अंबानी बिकम मतलब धीरूभाई अंबानी बिकम चेयरमैन फॉर 1-2 years. यू नो, मेनी पीपल डोंट नो दैट. तो 2-3 साल वो रहे और फिर उनका ये था फोकस की कंट्रोल करना. बट अचानक से उन्होंने अपना स्टेक बिरला ग्रुप को बेच दिया. नाउ कुमार मंगलम बिरला स्टार्टेड बाइंग द कंपनी. AM नाइक डिडंट लाइक इट. सो मिस्टर नाइक वेंट टू कुमार मंगलम बिरला. ये मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ कि बिजनेस स्पीड से चल रहा है. इन्होंने मिस्टर AM नाइक को पूछा कि मिस्टर AM नाइक से उनसे पूछा कि आप शेयर क्यों ले रहे हो. उन्होंने बोला कि क्योंकि अंडर वैल्यूड है, पैसा बनेगा. तो अभी ये दुविधा में कि करे क्या. तो इन्होंने बहुत स्मार्टली गेम किया. इन्होंने क्या किया कि एक सीमेंट कंपनी, मतलब इनकी L&T एट दैट टाइम वो तो लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर. अच्छा. उसके तीसरे नंबर पे ग्रासिम आता था जो कि बिरला ग्रुप की कंपनी थी. तो हाँ, तो इन्होंने ऑफ कोर्स बिरला को फोकस ये था कि ये सीमेंट वाला आ जाए तो हमारा तो बड़ा एम्पायर बन जाएगा. तो इसलिए दे स्टार्टेड. तो ही डिडंट हैव द सॉल्यूशन. बट L&T हैड अ क्लियर विजन कि चलो सीमेंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि वो बहुत बड़ा है. हमारे लिए इंजीनियरिंग बहुत बड़ा है. तो इसीलिए उन्होंने फिर ये किया कि एक बायर ढूंढा बाहर से, कि हमारे सीमेंट बिजनेस के लिए एक बायर आया है. अच्छा. देन बिरला ग्रुप को लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है. सो देयर इज बायर रेडी. तो देन उन्होंने बिरला ग्रुप के साथ बैठ के मिस्टर नाइक ने एक डील की कि जहाँ पे सीमेंट बिजनेस को उन्होंने अलग किया, उसे उन्होंने बिरला ग्रुप को दे दिया. एंड जो बाकी है उससे उन्होंने उनका स्टेक निकालने के लिए कहा. देन उन्होंने कंपनी के लिए एक फंड बनाया जिसमें एम्प्लॉयज़ को स्टेक मिला अराउंड 14-15% का. दैट काइंड ऑफ पॉलिसी दे डिड. एंड ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी. इसमें कई साल चले गए. एंड ही वॉज लाइक कि नहीं, मुझे कंपनी को बढ़ाना है. एट द सेम टाइम ही गॉट ऑफर फ्रॉम बिरलाज, आओ हमें जॉइन करो. एंड मतलब ही वॉज द पर्सन जिनसे मिस्टर अंबानी गाइडेंस लेते थे, धीरूभाई अंबानी. और जब कोई लीकेज हो रहा था इनके जामनगर प्लांट से, तो मुकेश अंबानी भी यूज्ड टू रीच आउट टू मिस्टर AM नाइक. सो AM नाइक इज अ लेजेंडरी पर्सनैलिटी इनफैक्ट. पर यही है कि यू नो, इफ यू हैव द क्लियर फोकस, ऐसे लोग भी हैं. ऐसे लोग भी बिजनेस को एक्चुअल में सोसाइटी के लिए सोचते हैं. ये सोसाइटी के लिए. ही इज लाइक मतलब ही एक पर्सन है जो कंपनी के सिंपल एम्प्लॉय थे. मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट वो ध्यान रखते थे. जैसे कि वो फैक्ट्री में ऑफ टाइम भी जाते थे. ही यूज्ड टू वर्क 18 आवर्स, जहाँ पर सैलरी बेसिस पे काम हो रहा है. 18 आवर्स, फाउंडर नहीं है, 18 आवर्स काम करते थे. फैक्ट्री में जाते थे. कई सारे लोग ना थोड़ा जल्दी पंच आउट करके निकल जाते थे और उधर पवई में लेक के आसपास बैठ के फिशिंग करते थे, उधर चले जाते थे. तो ये जाते थे स्कूटर लेके. तो स्कूटर के आवाज़ से लोग पहचान लेते थे कि रात को नाइक साहब आते हैं, तो ये पकड़ लेते. तो ये क्या करते थे, फिर आधा किलोमीटर उधर ही स्कूटर लगाते थे, फिर पैदल जाके चेक करते थे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. तो लाइक इतने भी, मतलब ऐसे भी लोग हैं मार्केट में. ऐसे चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए. राइट. जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कंपनी के बारे में, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में, ताकि मतलब कंपनी चलती रहे, इंडिया बढ़ता रहे. ऐसे अपने एनालिसिस या रिसर्च के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि कंपनी एक वियर्ड या अजीब तरीके के ऑब्जेक्टिव के साथ अपना IPO लिस्ट करना चाह रही है, या अंडर कवर कर रही है, एक्चुअली चाह किसी और चीज़ के लिए है लेकिन लिखती कुछ हो रहा है? क्योंकि आगे चल के सेबी के कुछ ऐसे ऑर्डर भी आते हैं जहाँ पे जो पैसा IPO के थ्रू रेज किया गया था वो बाद में उस काम के लिए यूज़ नहीं किया जो DRHP में लिखा था. वो एक अलग राइट डिस्कशन. नहीं, ऐसा तो मुझे मतलब नहीं मिला है कुछ. मतलब बहुत पहले की केसेस है 2006-2007 की. अच्छा. जहाँ पर सेबी ने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया था. कुछ कंपनी ने IPO से पैसा उठा लिया और गायब हो गई. तो ऐसा भी हुआ है. हाँ, ऐसा भी हुआ है. तो मतलब गायब भी हो गए. तो इसीलिए सेबी ने ये जो DRHP की प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग की, स्ट्रिक्ट की.
और बाकी चीज़ें की। बट ऐसा तो मुझे मतलब ठीक है थोड़ा बहुत रहेगा आगे पीछे, बट एकदम ही मतलब ऑड या फिर ऐसा कुछ नहीं लगा है। जब आई हैव सीन सम ऑफ योर वीडियोस जहाँ पे आपने डायरेक्टली बोला है कि ये कंपनी IPO लेके तो आ रही है, लेकिन इसके कुछ और इंटेंट है, मोटिव्स कुछ और है, और इसकी रियलिटी कुछ और है। खैर राइट। तो जब रिसर्च करते हो तो DRHP इज़ वन थिंग, राइट। ये डिस्कशन जैसे एक केस बताया कि डिस्कशन हुआ, डज दैट हैपन अदर टाइम्स एज वेल, या रिसर्च का कोई और तरीका भी होता है? रिसर्च में देखिए 2-3 तरीके हैं। एक तो जैसे DRHP हो गया, देन अनदर वे इज लाइक आई फॉलो वेरी सिंपल थिंग कि मैनेजमेंट के नाम के सामने स्कैम या फिर फ्रॉड वर्ड डाल देता हूँ। सो देन आई गेट टू नो कि क्या कुछ चल रहा है। आई वॉज वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज एनालाइजिंग दिस, गुजरात की कोई कंपनी थी, आई वॉज एनालाइजिंग दैट जो ONGC के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन पे काम करती है। एंड तब मैंने देखा तो आई जस्ट पुट इन द वर्ड स्कैम फ्रॉड, तो पता चला कि कुछ ONGC के लोगों को कंपनी ने कुछ ब्राइब दी थी। ओके, यस। सो दैट वाज लाइक, मतलब मैं तो फाइनेंशियल्स, ठीक है बेसिक फाइनेंशियल्स के बाद मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ, पहले तो मैं मैनेजमेंट को देख लेता हूँ। और इसमें एक और तरीका ये भी है कि देखिए कॉन्फ्रेंस कॉल्स तो आप लिस्ट होने के बाद आएंगे, हाँ, लेकिन लिस्ट होने के पहले की बात अगर है तो छोटे मोटे इंटरव्यूज बड़े काम में आते हैं। राइट। कि जो यूट्यूब पे है, मतलब पढ़ना इज़ डिफरेंट थिंग। यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं ना तो आपको एक्सप्रेशन पता चलते हैं, सामने वाले का बात करने का तरीका पता है, थोड़ी जजमेंट आ जाती है कि सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो ये छोटी छोटी क्लिप्स निकालना कंपनी के मैनेजमेंट की, चाहे उन्होंने कहीं पर भी बात की, तो दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये थोड़ा मतलब ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, बट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे कि कंपनी लिस्ट हो गई, 5 साल हैं, 10 साल हो चुके हैं उसको लिस्ट हुए, अब मार्केट में शेयर प्राइस की बात होती रहे, उसके लिए वो कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई कोट अखबार में ढुलवाते रहेंगे कि आज हमारा ये प्लान है, अगले साल हम ये करेंगे, या ये स्टफ लाइक दैट। बहुत बार ये सिर्फ ज़बरदस्ती बोला जाता है PR एजेंसीज के थ्रू। अब कोई बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या उसको खबर आती है कि ये कंपनी का ये प्लान है, अब यहाँ पे उस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए कि शैलाए अगर मैं इन्वेस्टेड हूँ इसमें ऑलरेडी, तो मैं एवरेज अप करूँ या बाय करूँ, और या मैं इसमें एक नया इन्वेस्टर बनूँ, ये फैसला अगर किसी इन्वेस्टर को लेना हो, वो अखबार की खबर पढ़ के क्या ऐसे कुछ कदम करे कि वो कर सके? तो देखिए रिसर्च और इन्वेस्टिंग में एक चीज़ कॉमन है कि वॉट एवर यू से मेक श्योर इट इज़ बैक्ड बाय डेटा, एंड वॉट एवर इज कंपनी सेइंग मेक श्योर इट इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय डेटा। ओके। तो अगर कंपनी बोल रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये मिला है, तो क्या वो कंपनी के फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? अगर कंपनी बोल, क्या देखूंगा मैं? ऑफकोर्स रेवेन्यू, सिंपली रेवेन्यू देखेंगे कि उस चीज़ से रेवेन्यू, जैसे कंपनी को एक बहुत बड़ी डील मिली है, जैसे कंपनी बोलती है, जैसे L&T को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो उसके बाद 6-8 महीने बाद कंपनी के रेवेन्यू में वो दिख जाता है क्लियरली। सो सिंपली लुकिंग एट रेवेन्यू विल गिव अ फेयर आइडिया अबाउट कि जो कंपनी बोल रही है, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं। और पिछले 7 साल का अगर हम डेटा देखें तो पुरानी न्यूज़ भी आप निकाल के लाइए ना कंपनी की, जैसे XYZ कंपनी है, तो जो टाइटल है सिमिलर टाइटल आप सर्च करके जो फिगर है वो हटा दीजिए कि इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो XYZ कंपनी एंड गॉट डील और गॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो हिस्ट्री के सारे, मतलब जाइए अब गूगल के 7वें-8वें पेज तक, जब तक गूगल को आपको डाउट नहीं आता कि वेरीफाई करो यार तुम आदमी हो कि नहीं, वो करवाता है फिर बाद में, रोबोट तो नहीं हो तुम। तो वो आप चीज़ें देखेंगे तो पास्ट में भी कंपनी ने उस तरह की चीज़ें बोली हुई थी और उसका इम्पैक्ट उस टाइम क्या आया था। राइट। ठीक है, जैसे कई सारे लोग ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग करते, वैसे इन्वेस्टिंग में भी बैक टेस्टिंग इस तरह से आपको करनी होगी कि तब बोला, तब कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो उसका इम्पैक्ट क्या था रेवेन्यू उस टाइम, तो अब बोला है तो उसका क्या आ सकता है। दैट इज हाउ यू कैन जज, बट दैट्स अ क्विक एंड इजी वे ऑनेस्टली। या एंड आपको मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गुड कंपनीज आर नॉट इन अ हरी कि चलो मुझे शेयर होल्डर चाहिए तो मैं बड़े बड़े चीज़ें बताऊँ। तो आप बेटर है कि जो कंपनी बोल रही है वो देखिए, और अगर कंपनी का कंसिस्टेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड है और फिर कंपनी इस तरह की चीज़ें कर रही है तो दैट मेक सेंस कि कंपनी ने जब पिछले टाइम में भी इस तरह की बातें की है तो रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, कैश फ्लो में वो आया है, तो देन यू कैन कंटिन्यू दैट। बट अगर कोई कंपनी है जो कभी ऊपर रहती है, कभी नीचे रहती है, कभी ऊपर रहती है, कभी नीचे रहती है, स्टेबल नहीं है और इस तरह की चीज़ें करती है, तो देयर आर मेनी कंपनी जो पिछले 8-9 सालों में कुछ भी ग्रो नहीं हुई है और इस तरह की न्यूज़ लाती रहती है, पीपल बाय। व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन अपने इन्वेस्टिंग करियर में जो कि बाद में रिफ्लेक्ट किया तो यार ये नहीं करता मैं तो बेटर रहता? मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मतलब 2-3 जगह पे मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं
एंड वन ऑफ द थिंग्स लाइक कि मेरी मैनेजमेंट को परखने की चीज़ें, मतलब मैनेजमेंट एनालिसिस एक एवर इवॉल्विंग चीज़ें हैं. 2 एग्जांपल मैं बताता हूँ. एक मेरा लिली इलेक्ट्रिकल्स का बताता हूँ, बहुत पुराना फेलियर है. एक बंधन बैंक का बताता हूँ. लिली इलेक्ट्रिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो वेरी गुड कंपनी एट दैट टाइम. उसने अपना कंपनी वॉज अवेलेबल एट 15,000 करोड़. ओके, 1,000 करोड़ में कंपनी आपको मिल रही है. कंपनी ने अपना यूनिट रिसेंटली 1,500 करोड़ में बेचा है. अच्छा. हाँ, और कंपनी के पास उसके अलावा अराउंड 800 to 900 करोड़ के एसेट्स है. तो पीटर लिंच की एक टेक्निक थी एसेट बेस्ड वैल्यूएशन की. तो उसके बेसिस पे मैंने इस कंपनी को लिया कि वैल्यूएशन तो 1,000 करोड़ का है, 1,500 और मैं 800 करोड़ तो आपने खुद लिया है. 2,300 करोड़ हो रहा है. अंडर वैल्यूड भी होगा तो 1,500 करोड़ का तो वैल्यूएशन होना चाहिए कंपनी का. कंपनी तो 1,000 करोड़ से भी थोड़ी कम थी, 900 1,000 से 1,000 के बीच में थी. आई बॉट शेयर्स बैक इन बहुत टाइम पहले की बात है, 7-8 साल पहले की. एंड मैंने वेरीफाई भी किया कि क्या मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और वो इन्वेस्टेड है कि नहीं, या फिर मैं अकेले जा रहा हूँ. तो दे वर ऑल्सो इन्वेस्टेड. देन बाद में पता चला कि वो वेट किया मैंने 1 क्वार्टर. यही न्यूज़ आई, न्यूज़ के बेसिस पे ही मैंने चीज़ें देखी. तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन निकल गया है. डील हो गए 3 महीने हो गए, पैसा दिख नहीं रहा है. 6 महीने हो गए, पैसा दिख नहीं रहा है. साल हो गया, पैसा दिख नहीं रहा है ना. 2 साल हो गए, पैसा दिख नहीं रहा है. तो पैसा आया ही नहीं कभी. 1,500 करोड़ जो आने वाले थे वो कंपनी के खाते में आए ही नहीं कभी. तो बाद में पता चला कि देन कई सारे इन्वेस्टर्स ने कंप्लेंट डाली, पोरिंजो वेलियाथ और कई सारे इन्वेस्टर्स ने कि ऐसे ऐसे हुआ है. देन सेबी ने कुछ फाइन लगाया. बट हाँ, मतलब शेयर 1,000 करोड़ का वैल्यूएशन, फिर वो फाइन का वैल्यू क्या होगा और जो अंडर वैल्यूएशन का गेम था, तो 250 करोड़ पे वैल्यूएशन आ गया था. सो 75% इरोजन इन द मार्केट कैप. तो इस तरह की चीज़ें थी. सो दैट वाज वन. सेकंड इज अबाउट द बंधन बैंक. माई बेट वॉज लाइक द माइक्रो फाइनेंस एंड स्टिल वेरी बुलिश ऑन माइक्रो फाइनेंस. और मेरी जो माइक्रो फाइनेंस पे अभी भी जो कई सारी कंपनीज काम कर उसमें इन्वेस्टमेंट है. Bandhan was my first bet in the microfinance segment. I invested in Bandhan and I did deep analysis here also about the management. तो तमल बंडोपाध्याय का एक बुक था बंधन, वेरी नाइस बुक. तो जिसमें जो मिस्टर घोष है, द फाउंडर ऑफ बंधन बैंक, उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सब सही लगा. बट क्या ना क्या माइक्रो मैनेजमेंट में, माइक्रो फाइनेंसिंग में हो और अचानक से कंपनी ने कुछ एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट लोन दे दिया. आपको एक्सपीरियंस है नहीं, आप छोटा मोटा देंगे शायद 5 करोड़ 10 करोड़ का, ठीक है. कंपनी ने 300-400 करोड़ का लोन दे दिया किसी आईएलएंड एफएस को. आईएलएंड एफएस डूब गई, एलएसएन डूब गई. तो वो उभर ही नहीं पाई, सबको डुबा के साथ लेके गई. तो दैट वन पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ द बैंक, वो मतलब वही है कि कहीं ना कहीं कंपनी की जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं सही नहीं गया, जिसकी वजह से एक गलती की वजह से कंपनी को भी मतलब प्रॉब्लम हुआ, इन्वेस्टर्स को भी प्रॉब्लम हुआ. तो ये सारी चीज़ें, ये मुझे लगता है एक्सपीरियंस ही आएगी. बिकॉज इस आप कब से वैसे आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? आई बीन इन्वेस्टिंग इन आईपीओ सिंस 2016. हाँ 16 से. मतलब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट तो मैं 2013 से कर रहा हूँ, बट आईपीओ में मैं 2015-16 से कर रहा हूँ. पहले 5-7 आईपीओ या 3-4 आईपीओ में इन्वेस्ट किस बेस पे, डीआरएचपी के बेस पे शुरू से ही करना शुरू किया था, बाद में समझ में आया? डीआरएचपी शुरुआत से. इतना डिटेल एनालिसिस तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम. हाँ, ओवर पीरियड ऑफ टाइम. बेसिक था. जैसे मैंने 2017 में डीमार्ट का आया था, अवेन्यू सुपरमार्ट्स, 299 रुपीज़ के आसपास का प्राइस बैंड था. सो एट दैट टाइम इट वाज लाइक अ वेरी डिस्काउंटेड डील. लेकिन चीज़ ये थी कि सबको पता था कि ये डिस्काउंटेड डील है. तो एट दैट टाइम जब मार्केट में किसी को ज़्यादा पता नहीं था क्या होता है आईपीओ क्या नहीं, वो आईपीओ ने, मतलब रिलायंस के बाद मुझे लगता है कि एक रिलायंस पावर का एक था 2007 में, जिसमें काफ़ी बूम आया था. बट डीमार्ट का उतना बूम नहीं, लेकिन बहुत क्रेजी आईपीओ था. उसमें 299 का आईपीओ, ओपनिंग ही उसके आई थिंक 654 की हुई थी. तो उस तरह से मेरे पूरे फैमिली ने अप्लाई किया, मेरे सारे दोस्तों ने अप्लाई किया. एवरीबडी वाज लाइक लिटिल बिट, मतलब सबको पता था बिकॉज डीमार्ट में हर कोई गया था. तो एक तो वो फैक्टर था, और एक था कि चलो डीमार्ट में जाते, अच्छी कंपनी वगैरह वगैरह. बट कंपनी वॉज वेरी अंडर वैल्यूड एट दैट टाइम. अभी आजकल उतना हार्डली कोई आता है इशू जो उस तरह का अंडर वैल्यूड है. हर कोई चाहता है कि बेस्ट वैल्यूएशन पे आए. बट मतलब दे केम ऑफ विद दैट. एंड दैट टाइम थोड़ा ये था कि डीआरएचपी बेसिक ही था. तो उस टाइम से मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला गया. पहले के टाइम पे ज़्यादातर कंपनीज जैसे आईपीओ लेके आ रही हैं तो मार्केटिंग के उनके अलग अलग तरीके होते थे, ब्रांड. राइट. तो मैं थोड़ा यूट्यूब के डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ. अभी बहुत सारी कंपनीज सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं. वी फाउंड अ फ्यू केसेस जहाँ पे
कुछ लोगों को पहले से ही पैसा दिया गया था Right, फॉर right. लिस्टिंग एंड दे आर इन्वॉल्व्ड राइट in making sure that the company gets the hype that they get. अब उन केसेस में एक नॉर्मल बंदा किस तरह से फिगर आउट करे यार, बिकॉज ये जो लोग होते हैं ट्रस्टेबल पीपल, राइट और ऐसा नहीं है कि हम एक SME IPO की बात कर रहे हैं, Right. वो तो होता ही है, लेकिन बड़ा IPO कोई आ रहा है, उस केस में भी स्पॉन्सर्ड डील्स होती हैं. राइट अब उसने भी, जिसने स्पॉन्सर डील किया है इन्फ्लुएंसर ने, उसने भी कितना डिटेल एनालिसिस किया है, या वो भी एक पैरट है जो बस बोल रहा है उसको बोलने के लिए, वो शायद वो तरह की कॉल नहीं दे रहा लाइक यू आर टेकिंग. सो हाउ वुड ए पर्सन डिफरेंशिएट अंडर ऑल दिस क्लाउड जो कि बहुत धीरे धीरे बर्स्ट हो रहा है? वैसे मुझे ये लगता है कि अगर आप मतलब आई बीन इन दिस कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री सिंस लास्ट 7-8 ईयर्स, मैंने देखा है कि मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब मैं जब कंटेंट कंज्यूम करता हूँ तो मैंने कुछ एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ. हाँ. कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं हाँ जो कि मैनेजमेंट के साथ ही बैठ जाते हैं अच्छा और इकट्ठे वीडियो करते हैं कि राइट इनका IPO आने वाला है. तो भाई हाउ आर यू एनालाइजिंग लाइक ऑब्जेक्टिवली? तो देखिए मतलब व्हेन इट कम्स टू IPO मतलब व्हाट काइंड ऑफ ऑफर दे गेट, वी आल्सो गेट द सेम ऑफर्स एंड हर एक IPO का आता है ऑलमोस्ट. तो बट ये चीज़ है कि मतलब इंडस्ट्री में मैंने ये देखा है कि मैं आपको एग्जांपल बता दूँ. देयर इज़ वन कंपनी, इसने ये बताया हमें कि आप यार प्रसाद हमारा एक वीडियो बनाओ और ये बताओ कि आर मॉडल इज़ वेरी एसेट लाइट, which wasn't. We didn't make a video on that. Then they came back and said कि जो आपकी प्राइस है उसका 4x हम पे करने के लिए तैयार है. सो द ब्रांड वांट्स कि चलो क्रिएटर पे लोग भरोसा कर रहे हैं, सो वॉट एवर ही विल से लोग भरोसा कर लेंगे. तो हमने नहीं किया, बट लेटर ऑन वी फाउंड दैट देयर आर मेनी क्रिएटर्स वर डूइंग द सेम डील. तो एक चीज़, जब मैं भी कंटेंट कंज्यूम करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये है कि कौन किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचता है. अब जो कोई एक्टर है जो रमी के प्रोडक्ट रमी बेच रहा है, जंगली रमी, सल फॉर श्योर मैं वो कोई भी प्रोडक्ट आगे प्रमोट करे तो मैं सुनूंगा भी नहीं. करेक्ट. तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रोडक्ट वो हिस्टोरिकली बेचते आए, और उसमें से एक भी प्रोडक्ट अगर ढंग का नहीं है तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम से आपको मतलब आप चाहे तो उनकी बातें सुन लो, उनसे नॉलेज लो, पर उनकी प्रोडक्ट एडवाइस मत मानो. और IPO की अगर बात है तो फिर अगर वो गलत प्रोडक्ट उन्होंने कोई बेचा है, फिर चाहे वो IPO ना हो तो उनके IPO कोई एडवाइस मत लो आप, जो ब्लाइंडली सीखो आप, बट डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली. मतलब नॉट जस्ट IPO बट ऑल्सो कि कोई लिस्टेड कंपनी का भी शेयर प्राइस इन्फ्लेशन करवाना हो, तो ये एक तरीका बन गया है जो कि मिसयूज सॉर्ट ऑफ होता है, बिकॉज पीपल वांट इजी कंजम्पशन, इजी डिसीजन मेकिंग, एंड किसी ने बोल दिया और 4 लोग और बोल रहे हैं तो हाँ वो सच है. तो ये क्या है ना कि पहले IPO में या फिर नॉर्मल IPO की बात करूँ तो रोड शो हुआ करते थे. रोड शो हुआ करता है, राइट. अभी वो नहीं होता, अभी क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करती है कंपनीज. तो और फिर ये भी बोला जाता है कि आप पॉजिटिव चीज़ें बात करो. तो अगर कोई पर्सन है तो देखिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई या अचानक से कोई पर्सन है, तो अभी रिसेंटली 1-2 कंपनीज़ की बात हुई थी. ऑल द क्रिएटर्स सडनली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट 1 or 2 कंपनीज सडनली. तो देन लाइक कि क्या है ना कि एक एज अ क्रिएटर आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको पता है कि आपको भी ईमेल आया उस तरह का, सो यू कैन फिगर दैट आउट. बट लोगों के लिए ये डायलेमा है कि कैसे पता करें. तो वन वे इज़ लाइक कि आपको हिस्टोरिकली देखना है उनका, कि आपको क्रिएटर का भी थोड़ा बहुत देख के उतना आइडिया तो आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट द पर्सन इज प्रमोटिंग थ्रू द वीडियोज़. एंड मार्केट में मतलब अगर फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करें तो कई सारे लोग हैं हु आर प्रमोटिंग राइट प्रोडक्ट, एंड देर आर मेनी पीपल हु आर सेलिंग लाइक वॉट एवर, कि जहाँ तक पैसे की बात है, पैसा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. बट मैंने ये चीज़ देखी है फिर कि लॉन्ग टर्म में वही टिक रहे हैं हु आर लॉयल टू देयर ऑडियंस. जो बीच में है कि मतलब आई नॉट नेम बट नेम मेनी क्रिएटर्स केम क्विकली बड़े बन गए, कुछ भी बेचा लोगों को रियलिटी पता चल गई. लोगों दुनिया भी समझदार हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को भी आजकल ज़्यादा बताने की ज़रूरत है. पीपल आर वेरी स्मार्ट. लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, कि लोगों को भी पता है कि क्या पेड है क्या नहीं है, और क्या सही प्रोडक्ट और क्या नहीं है. लोग ये भी कमेंट कर देते हैं कि अगर आपने प्रमोट करना था तो आपने स्पॉन्सर का ऊपर टैग क्यों नहीं लगा. राइट. दैट्स स्मार्ट. यस, बेसिक स्मार्टनेस Yes. होनी चाहिए. हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफरेंशिएट अ गुड कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर्सेस अ बैड कंपनी जो कि शायद पहले गुड थी बट देन बिकॉज ऑफ सम ऑफ द गैप्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कथनी और करनी में फ़र्क, हाउ डू यू कीप ऑन टैपिंग ऑन दैट वाइल बीइंग वेरी पैसिव मार्केट को लेके,
ज़्यादा ध्यान ना दिया, लेकिन आपको पता रहे कि किस पे विश्वास करना है, किस पे पैसा लगाना है, किस पे नहीं, किस पे और बाय करना है, किस पे नहीं, एंड स्टफ लाइक दैट. सो यहाँ पे मतलब ऑफ कोर्स फाइनेंस में तो मैं देखूंगा ही. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं कंसिस्टेंसी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है. आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम कंपनीज जो सडनली बहुत बढ़ जाती है फिर कम ग्रो करती है. जैसे कि अगर मैं टाइटन का एग्जांपल दूँ, सो आई बीन इन्वेस्टेड इन टाइटन, ठीक है, सिंस लास्ट 2-3 years. तो इट्स नॉट लाइक कि मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि इट्स अ ग्रोथ स्टोरी, झुंझुनू मिस्टर झुंझुनवाला का पैसा उसमें काफ़ी बना है, बट कंसिस्टेंटली वो बिजनेस अभी भी ग्रो कर रहा है. राइट. एंड इट्स ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट और दिखता भी है वो. यस. सो कंपनी जस्ट हैज़ लाइक अभी भी कंपनी का अगर ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट देखे तो सिर्फ 7% मार्केट शेयर है कंपनी के पास. काफ़ी बड़ा अभी भी गैप है जो फिल करना बाकी है. कंपनी इज नाउ एक्सपांडिंग ओवरसीज. एक मतलब बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है उनका, बट क्या ना कि वो ब्रांड क्या ना ट्रस्ट पे चलता है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि कंपनी ने एक परफ्यूम लाया और परफ्यूम मैंने देखा कि अरे टाइटन का है, मैंने खरीद लिया. मुझे ये नहीं पता था कि दैट परफ्यूम ब्रांड बिकेम इंडियाज 3rd लार्जेस्ट इन नो टाइम. फॉग और कोई एक प्लेयर है और उसके बाद ये आता है टाइटन का. सो वो एक फ़ायदा है कि अगर लोगों को ही पता है मतलब लेकिन मतलब ये नहीं कि सिर्फ टाटा का नाम है तो इन्वेस्ट करो, बट प्रोडक्ट अगर है सही और टाटा का नाम है, सो दैट्स अ डेडली. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि रिसेंटली मैं गुड़गांव गया था. वहाँ पे माई ब्रदर लिव्स देयर. तो जहाँ हम जा रहे थे, जैसे जैसे जा रहे थे, आई वाज सीइंग के DLF का ये मॉल खुल रखा है, DLF का हाउसिंग सोसाइटी खुल रखा है, एवरीवेयर DLF. राइट. तो मुझे लगा यार, आई आस्क्ड माय ब्रदर कि यार ये क्या सीन है. दे बॉट अ मेजर चंक ऑफ लैंड गांव का, उनके पास है, और ये धीरे धीरे ओवर पीरियड टाइम इसमें कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आते रहते हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल एंड स्टफ. मैं गाड़ी में बैठा ही उसको मैंने कहा अगर ये कंपनी ग्रो कर रही है, बिकॉज आई एम सीइंग इट राइट हैपनिंग. तो विदाउट लुकिंग एट न्यूज़, अगर मैं खबरें ना देखूं, अगर मैं सिर्फ आसपास देखूं, तो डज दैट हेल्प इन मेकिंग गुड एंड ट्रस्टफुल डिसीजंस टुवर्ड्स दीज कंपनीज. अब कंपनी का नाम, चलो इस केस में DLF है तो सुना होगा, लेकिन और भी कंपनीज होंगी जो कि अभी इतने नाम गर्थ नहीं है, शेयर प्राइस शायद अंडर वैल्यूड हो, मार्केटिंग शायद बहुत कम करती हो, बट दुनिया में दिखती हैं. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट मेथड ऑफ एनालाइजिंग कंपनीज जो आपने बताई. इसे प्रोडक्ट बेस्ड एनालिसिस कहते हैं या फिर प्रोडक्ट एनालिसिस कहते हैं पीटर लिंच की भाषा में. यहाँ पर क्या होता है कि अभी एक रिसेंट कंपनी थी, जैसे आपने DLF देखा तो एक टाइम मैंने भी इसे देखा था, बट आई डिडंट लाइक द फंडामेंटल्स, सो आई स्किप्ड. ऐसी एक कंपनी थी, अभी क्या है ना कि यू आर ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ कंपनी, आई एम ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ कंपनी, तो हमें डिजिटल सिग्नेचर लगती है. करेक्ट. तो वो देखा मैंने, तो कंपनी का नाम था eMudra. तो मैंने eMudra का देखा कि क्या करती है कंपनी, कि ठीक है, तो मुझे आई फाउंड द कंपनी इंटरेस्टिंग. मैं जर्नी बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको कि किस तरह से मैंने मतलब आई ऑल्सो कम टू द पॉइंट कि अच्छी और ख़राब कंपनी कैसे पिक करते. बट वो देखने के बाद मैंने कंपनी का एनालिसिस करना शुरू किया कि कंपनी का कितना बिजनेस आ रहा है यहाँ से. तो बाद में पता चला कि कंपनी का अच्छा खासा मार्केट शेयर डिजिटल सिग्नेचर में है. बट आगे चलने के बाद मुझे पता चला कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जिस पर मैं बहुत फोकस करता हूँ, ऐसी कंपनीज पर जो डॉलर में कमाती है, रुपये में खर्च करती हैं. दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन्स. So that is why I have been invested in tech companies, lots of outsourcing companies, because not like very big companies, but particularly mid cap and small cap outsourcing companies. Okay. Because ये एक बहुत beautiful business sectors कौन से होंगे वो? IT is one. Particularly IT. Particularly IT. तो IT में ही इंडिया में फिलहाल है, अभी बाकी सेक्टर्स में तो उतना नहीं है. तो ये जो बिजनेस है इसका भी यही था कि ये अकेले ऐसी कंपनी थी जिसको क्रोम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की वजह से लाइसेंस मिला था डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट का फॉर द वेबसाइट. उसके बाद दिस इज़ अ कंपनी जो साइबर सिक्योरिटी में है, मेजॉरिटी चंक साइबर से उससे आ रहा है एंड बाहर से आ रहा है. तो वो सारी चीज़ें ऐसी मिली कि जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी. फाउंडर ने एक बुक लिखा था, मैंने बुक खरीद लिया, पूरा बुक पढ़ लिया, जस्ट टू अंडरस्टैंड फाउंडर साइकोलॉजी. उसका जो 4 वर्ड्स है, दे वर रिटन बाय मिस्टर KV कामत, लेजेंडरी पर्सन, ICICI बैंक वाले. तो तब मुझे पता चला कि अगर KV कामत किसी के लिए लिख सकते हैं तो कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी होगी. तो उसके बाद बुक पढ़ा तो थोड़ी और मुझे लगी, एंड देन दिस दिवाली मोहर ट्रेडिंग, आई इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी. सो मैनेजमेंट इज लाइक फॉर मी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी फाइनेंशियल तो स्ट्रॉन्ग थी कंपनी के, रेवेन्यू इज ग्रोइंग. दिस इज नॉट एनी वे बाय और सेल रिकमेंडेशन टू एनी वन. दिस इज जस्ट टू टेल यू द थॉट प्रोसेस कि ये जो आपने मेथड बताई है कि आपने प्रोडक्ट देखा, चीज़ देखी, ऐसे तो मुझे भी अगर छोटा सा रिसर्च किया, भाई से पूछा. Yes. Because he's been living there for 15-20 years. Yes. And he's already bought one और plot
और उनकी क्वालिटी के बारे में नहीं यार, हम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो शेयर क्यों बाय कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। तो मतलब यही चीज़ है कि मतलब दिस इज़ अ ग्रेट मेथड कि जैसे एक डॉली खन्ना है, उनके हस्बैंड जो है मिस्टर राजीव खन्ना, तो मतलब 1000 करोड़ के करीब का उनका पोर्टफोलियो है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन्वेस्टेड वो इसी तरह की। Really? लड़की ने कॉस्मेटिक यूज़ क्यों कर रही है, कौन सी कंपनी का, लेट मी एनालाइज, इन्वेस्टेड, मेड बिग मनी, बट दैट यू नो, बट उसमें क्या है ना कि ये भी देखना पड़ेगा कि सही में कंपनी अच्छी है या नहीं, एक्चुअली, है ना। तो ये नहीं कि ये का प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो वो भी नहीं होना चाहिए। देयर आर मेनी कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स सही में बहुत अच्छे हैं, पर दोज कंपनीज फंडामेंटली आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो ये भी आपको एक देखना पड़ेगा। लाइक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा कि नो मैटर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, ओके, आप जैसे कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, सो कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो उसका भी आप अपना ही रिसर्च कीजिए, स्टॉक का भी अपने, कोई भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, बिकॉज इस दुनिया में ना अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, एंड पैसा, मनी इज़ वेरी पावरफुल थिंग, ठीक है। एंड दिस रिसेंट मनी वेडिंग शोन द वर्ल्ड, राइट, कि money is very powerful thing. I don't go to the world, world comes to me. Yes. तो anything is possible if you have money. तो इसीलिए फिर क्या है कि कोई व्यक्ति अपने स्टांस पे खड़ा रहेगा नहीं रहेगा, मतलब there are very few people like Mr. A.M. Naik, right? There are very few people like. So like एक पार्टी थी जिसमें Mr. आदित्य बिरला was telling धीरू भाई, मैं इसको अभी लेके जा रहा हूँ अपने साथ। अच्छा, हाँ। एंड उन्होंने फिर अपनी किताब में ये बताया कि एज इफ कि मुझे कोई भी लेके जा सकता है, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। सो आई एम लाइक ऑल इन फॉर L&T। मैं, मेरी ज़िंदगी L&T के लिए है, और मतलब जो भी करना है मुझे L&T के लिए करना है। सो तो सॉर्ट ऑफ that shows the commitment and love towards the game. एंड कोई भी उन्हें पैसों से खरीद नहीं पाए थ्रू आउट, यू नो, इन हिज जर्नी। लेटर ऑन दैट पर्सन बिकेम L&T's chairman, एंड नाउ L&T कहाँ है, एवरीबॉडी नोज। उनको वो जो लैंड है उनकी हजीरा में, सूरत के पास, वो भी उन्होंने फाइनलाइज की थी, वो उनका ड्रीम था। मतलब क्रेजी तरीके का प्रोजेक्ट है उनका हजीरा में। तो मतलब कई सारे हमारे जो इसरो के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें काफ़ी सारा जो जाता है सामान, उसमें L&T का रोल इज़ नेशन बिल्डिंग में। अगर बात करें तो शायद ही ऐसी कोई कंपनी रहेगी जो L&T का मुकाबला कर सके। मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए और इसरो जैसा कुछ देख लीजिए, बाकी कोई भी चीज़ें देख लीजिए। एक्चुअली आई मीन ये चीज़ें आर गुड इनफ, एंड ये चीज़ें आर बियॉन्ड द फाइनेंशियल्स, राइट, एंड द data that we can look at, right, or the news that we hear from people who are paid to do so. glad Prasad bhai to have you again. Thank you so much for having me.